प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा विषय है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, और आज का मेरा टॉपिक है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन। सम्मेलन क्यों आयोजित किए जाते हैं, सम्मेलन से क्या तात्पर्य है, सम्मेलन से हमें अनुसंधान में क्या सुविधाएं मिलती है, समस्याओं के समाधान में किस प्रकार से हम समाधान कर सकते हैं, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं कई वीडियो लेकर के आपको आया हूं, जिसके अंतर्गत कोटा विश्वविद्यालय कोटा ने जो एमएड का सिलेबस बनाया है उस विषय वस्तु के अनुसार मैं प्रत्येक दिन आपको अलग अलग वीडियो लेकर के आता हूं। आप उनको देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप धैर्यपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे तो आपको अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने में बहुत लाभ होगा और आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने में कामयाब होंगे, ऐसी आशा हम रखते हैं और आप महाविद्यालय में परिवार का नाम रोशन करेंगे। मैं सेमिनार के उद्देश्य, सेमिनार के कार्य, सेमिनार क्यों आयोजित की जाती है और कार्यशाला क्यों आयोजित की जाती है, कार्यशाला से क्या लाभ, ये सारी वीडियो लेकर के मैं आपको आया था। आज मैं सम्मेलन का जो कॉन्फ्रेंस है उसका वीडियो लेकर के आया हूं। तो सम्मेलन किस प्रकार से आयोजित की जाती है, इनमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, उन सारी चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं। सम्मेलन व्यक्तियों की एक सभा होती है। जो सम्मेलन होता है वो व्यक्तियों की एक सभा होती है जिसमें एक साथ किसी विशिष्ट कार्य या समस्या पर चिंतन किया जाता है या वाद विवाद किया जाता है और एक निश्चित समय में संपन्न करना होता है। क्योंकि जब हम सम्मेलन करते हैं तो सम्मेलन व्यक्तियों की सभा इकट्ठी करते हैं, व्यक्तियों को बुलाते हैं, उस सम्मेलन में भाग लेते हैं जिनमें एक साथ किसी विशिष्ट कार्य का या समस्या पर हम चिंतन या वाद विवाद करते हैं और निश्चित समय में ये संपन्न की जाती है। हमारा निर्धारित समय होता है, उस समय में हम सम्मेलन को पूरा करते हैं और उस समस्या पर हम वाद विवाद करते हैं, चिंतन करते हैं, गहनता से चिंतन करते हुए समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं, वो समय रहते हुए करते हैं। इसमें स्थायी जो सदस्य होते हैं, वो कार्यकारिणी के जो सदस्य होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, मंत्री होते हैं और कोषाध्यक्ष होते हैं। यह संगठन प्रतिवर्ष, जो ये हमारा सम्मेलन है, वो प्रतिवर्ष किसी प्रकरण पर, किसी भी कोई भी टॉपिक हो उस पर या समस्या पर हम सम्मेलन का आयोजित करते हैं। सम्मेलन को बुलाते हैं, सम्मेलन में व्यक्तियों को इकट्ठा करते हैं, सम्मेलन में व्यक्तियों के सामने उस समस्या को रखते हैं और उस पर चिंतन मनन या वाद विवाद किया जाता है ताकि उस समस्या का हम समाधान कर सकें। ऐसी सारा जो प्रोसेस है, सारा जो कार्य है, उस सम्मेलन के अंतर्गत ये होता है। क्योंकि ये व्यक्तियों के द्वारा ही संपन्न की जाने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इसमें मंत्री होते हैं, जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं और ये संगठन प्रतिवर्ष किसी भी प्रकरण पर, समस्या पर सम्मेलन का आयोजन कर सकता है। अब हम बात करें कि सम्मेलन 3 स्तरों पर संपन्न किया जाता है। 3 स्तरों पर हम इसको संपन्न कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हम सम्मेलन कर सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मेलन कर सकते हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी इसको सम्मेलन कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर सम्मेलन बुनाए तो हम अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन की, तो उसमें देशी विदेशी लोग भाग लेते हैं और अपनी समस्या पर चिंतन मनन करते हैं।
जो राष्ट्रीय लेवल की समस्या होती है, कोई भी प्रकरण होता है, उस पर चिंतन मनन किया जाता है। हम उस गहनता से चिंतन मनन करते हुए उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं, जो कि विदेशी लोग भी, विदेशी देश के लोग भी इसमें भाग लेते हैं। और जो पूरे विश्व की समस्या पर हम चिंतन करते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय जो स्तर की समस्या है, वो गहनता से हम उसमें चिंतन मनन में वाद विवाद कर सकते हैं। ऐसे सम्मेलनों को हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बुलाने का कार्य करते हैं। ये भी इस स्तर पर ये भी संपन्न की जाते हैं। कई प्रकार के सम्मेलन जो कि देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर के बुलाए जाते हैं, जिसमें विदेशी लोगों को, विदेशी जो पदाधिकारी है उनको बुलाया जाता है, विदेशी मंत्रियों को बुलाया, अच्छे विषय विशेषज्ञों को बुलाया जाता है, अपनी अपनी राय और अपने अपने विचार या चिंतन मनन उस समस्या पर करते हैं और समाधान करने का प्रयास करते हैं। दूसरा होता है राष्ट्रीय, नेशनल लेवल पर भी हम सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। नेशनल लेवल पर जब हम राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन का आयोजन करते हैं, तो किसी समस्या को जब हम चयन करते हैं, प्रकरण पर समस्या को लेते हैं, उसके समाधान के लिए विषय विशेषज्ञों को बुलवाते और अपनी राय के अनुसार भी वो भी चिंतन मनन उस समस्या पर करते और उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते। ये राष्ट्रीय लेवल की है। हम इसमें अपने राष्ट्र के अनुसार पूरे देश में देश से विद्वान साथियों को बुलाते, स्थानीय लोगों को बुलाते, विषय विशेषज्ञों को बुलाते हैं और जो विद्वान जो उस समस्या को गहनता से चिंतन मनन कर सकते हैं, वो जानकार हैं, उनको बुलाते और अपने विचार उद्बोधन वो देते। तो कई प्रकार का लाभ हमें उनसे मिलता है। तो राष्ट्रीय लेवल पर भी हम उनको समाधान करने का प्रयास करते हैं। ये भी एक राष्ट्रीय स्तर पर भी हम सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर भी हम सम्मेलन, छोटे छोटे सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। कोई समस्या ऐसी है, कोई टॉपिक ले लेती है, तो हम क्षेत्रीय लेवल पर भी हम इस समस्याओं के सम्मेलन बुला सकते हैं और उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसी कई प्रकार की क्षेत्रीय लेवल पर भी समस्याएं होती है, जिनका समाधान करने के लिए हमें बाहर के व्यक्तियों को नहीं बुलाना पड़ता है। क्षेत्रीय लोगों को, आसपास के लोगों को बुलाकर भी हम समस्याओं का चिंतन मनन कर सकते हैं और वाद विवाद कर सकते हैं। ऐसे स्तर की समस्या, क्षेत्रीय स्तर की समस्या में सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। तो 3 प्रकार के स्तरों में हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कॉन्फ्रेंस के लाभ की, क्योंकि कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन के लाभ की बात करें तो कई प्रकार के लाभ हमें इसमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब हम कॉन्फ्रेंस का या सम्मेलन का आयोजन करते हैं तो हमें कई प्रकार से हमें समस्या पर चिंतन या वाद विवाद जब हम करते हैं तो एक लाभ की दृष्टि से, समस्या के समाधान की दृष्टि से हम करते हैं, तो इसलिए हमें कई लाभ इससे होते हैं। तो पहला लाभ है सम्मेलन में सहभागिता द्वारा समस्या का समाधान की दक्षता का विकास। सम्मेलन में जब हम सहभागिता निभाते हैं, जो हमारे सहभागी होते हैं सम्मेलन में भाग लेते हैं और समस्या पर समाधान करने की, तो जिनमें क्षमताओं का विकास किया जाता है, वह समस्या का समाधान करे। ऐसी क्षमता उसमें, ऐसे समाधान करने की क्षमता उसमें विकसित हो सकती है। तो जब तक वो सम्मेलनों में भाग नहीं लेंगे, तब तक सहभागिता के द्वारा उसमें क्षमता का विकास नहीं होगा। हमें किसी कार्य को करने के लिए उसमें सहभागी बनना होता है, उन सम्मेलनों में भाग लेना होता है और सम्मेलन में कई प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती है और सीखने को मिलती है। तो जब तक हम सम्मेलन में सहभागिता नहीं है तो समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए हम समस्या का समाधान करने की क्षमता का विकास भी सम्मेलन के द्वारा कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस के द्वारा कर सकते हैं। इसलिए सम्मेलनों में सहभागिता द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है, इसका विकास किया जाता है, क्षमता का विकास किया जाता है। तो ये भी एक लाभ इसके अंतर्गत आता है। दूसरा है संयम, धैर्य, सहनशीलता के गुणों का विकास। संयम, जो भी हम कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं, सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, उसमें संयम रखने की हमें आवश्यकता होती है। संयम हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार से अपने जो सम्मेलनों में वाद विवाद को सुनना चाहिए, परिचर्चा को सुनना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। ये संयम देखने को मिलता है। धैर्य भी हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से हम इसमें धैर्य रखें और अपनी बात को, अपनी समस्या पर किस प्रकार से चिंतन मनन करें और मनन करते हुए उसका निष्कर्ष किस प्रकार से हम हमारे सामने आए। ये सारी चीजें उसमें सीखने को मिलती है। सहनशीलता के गुण इसमें विकसित होते हैं। सहनशीलता के गुण भी हमारे सामने आते हैं कि सहनशीलता भी इसमें हमारे गुणों को अपनाते हैं और ऐसे गुणों का विकास भी हमें कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत, वाद विवाद के अंतर्गत सीखने को मिलता है। तो कई बातें हम देखते हैं कि संयम
संयम हमें सिखाते हैं। सम्मेलन कई प्रकार की जो शिक्षा की दृष्टि से हमें संयम रखना सिखाते हैं। हम कई बात देखते हैं तो कई बातों को हमें सीखने का अनुभव प्राप्त होता है। ऐसे संयम तरीके से हम इस कार्य को करें, ऐसे गुणों का हमारे इसके अंतर्गत मिलता है। धैर्य रखना, सहनशीलता के गुणों का विकास होना, ये सारी बातें हम जब तक सम्मेलन में आयोजित नहीं करेंगे, कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लेंगे, तब तक इन सारी चीजों का गुणों का विकास हमें नहीं होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की दृष्टि से भी देखें तो हमें जो ट्रेनिंग प्रशिक्षणार्थी जो होते हैं, अध्यापक जो होते हैं, उनके लिए सम्मेलन में भाग लेना बहुत जरूरी है। और वो जाएं और सम्मेलन में भाग लेकर, कॉन्फ्रेंस में भाग लेकर के उन सारी चीजों को सीखे, अपने में संयम और सहनशीलता का विकास करे, धैर्यता का विकास करे। ऐसे गुणों का विकास ही उनके लिए बहुत आगे जाकर कारगर सिद्ध हुआ। इसलिए हमें सम्मेलन में भाग लेकर के उनमें हमें कई प्रकार के गुणों को धारण करना चाहिए। ये भी एक लाभ के अंतर्गत माना है। अगला है अनुसंधान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास। अनुसंधान के क्षेत्र में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हमारा किया जाता है। जो भी अनुसंधान कार्य होता है, जो क्रियात्मक अनुसंधान हो या हमारे जो शोध कार्य हो, वो अनुसंधान के क्षेत्र में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाता है। क्योंकि प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास तभी होगा जब हम कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में भाग होंगे, आपस में मिलेंगे, आपस में भाईचारा से कार्य करेंगे, एक दूसरे के सहयोग लेकर के कार्य करेंगे, सब मिलजुल करके कार्य करेंगे और कोई एक व्यक्ति पर ही हम निर्भर रहेंगे। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास इसमें किया जाता है। ये जो कार्य किए जा रहे हैं वो सबके लिए हो, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करने के लिए होता है। इसलिए अनुसंधान के क्षेत्र में जो भी हम कार्य करते हैं, सम्मेलन के क्षेत्र में जो समस्या का समाधान करते हैं, उन पर विचार विमर्श करते हैं, वाद विवाद करते हैं, वो अनुसंधान के क्षेत्र में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करते हैं। सबके लिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम अनुसंधान कर रहे हैं, वो सबके लिए होना चाहिए, प्रजातंत्रता का विकास करने के लिए होना चाहिए, सबके उपयोगी होना चाहिए। इसलिए अनुसंधान कोई भी शिक्षा की दृष्टि से कोई अच्छी चीज देने के लिए, अच्छी खोज करने के लिए, अच्छे और गुणों का विकास करने के लिए, शिक्षा में और गुणात्मक वृद्धि के लिए ये सारे जो अनुसंधान किए जाते हैं, ये प्रजातांत्रिक गुणों के विकास के लिए किए जाते हैं। उनमें प्रजातांत्रिक गुणों का विकास का भी एक लाभ मिलता है। ये भी कार्य इसके अंतर्गत माना गया है, ये भी लाभ इसके अंतर्गत। अगला है आधुनिक विषयों का चयन। आधुनिक विषयों का चयन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। आधुनिक विषय जो हमारे होते हैं, जो भी हमारे नए नए जो आधुनिक विषय, उनका भी चयन कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत किया जाता है। आज नई नई तकनीकी के हिसाब से, उपकरणों के हिसाब से कई प्रकार के सम्मेलन में आधुनिक विषय भी आते रहते हैं। उन आधुनिक विषयों को देखते, वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमें विषयों का चयन करना चाहिए और चयन करते हुए हमें कई प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन करना चाहिए। आज देख रहे हैं कई प्रकार के देश में, विदेशों में समस्याएं खड़ी हो रही है। उन समस्याओं पर कई प्रकार के हम समस्या पर एक बिंदु को लेकर के चले तो कई प्रकार से हमें चिंतन मनन करना पड़ता है कि घटनाएं क्यों घटित हो रही है, किस प्रकार से हम इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। तो आधुनिक विषय कई भी हो सकते हैं। अगर शिक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुसंधान होना अभी बाकी है। कई प्रकार के ऐसे क्षेत्र जहां अनुसंधान अभी नहीं हुआ है, ऐसे विषय काफी है जहां पर अनुसंधानों की आवश्यकता है। आधुनिक विषय जो नए नए विषय, उन पर भी हमें चयन करते हुए हमें अनुसंधान करना चाहिए। तो ये भी एक कॉन्फ्रेंस में हमें सम्मेलन में भाग लेकर के हम समस्याओं का समाधान करें और आधुनिक विषयों का चयन करते हुए उसका समाधान करने का प्रयास करें। तो हमेशा हमें ये होना चाहिए कि हमें नए आयामों को सीखते हुए, नए नवाचारों को सीखते हुए, नए प्रयोग करते हुए, नए उपकरणों का उपयोग लेते हुए, नई टेक्निक का उपयोग लेते हुए, आधुनिक विषयों का चयन करते हुए हमें सम्मेलन में भाग लेना चाहिए और कई प्रकार से हम विषयों की समस्याओं का समाधान इसमें कर सकते हैं। ये भी बात इसके अंतर्गत आती है। अगला है सम्मेलन में क्षेत्र के सभी वैज्ञानिक सम्मिलित। सम्मेलन में क्षेत्र के सभी वैज्ञानिक सम्मिलित किए जाते हैं। जो भी हमारा सम्मेलन या वाद विवाद होता है या हम कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं तो देश के या हमारे सम्मेलन में क्षेत्र के जो हमारे स्थानीय स्तर है, या क्षेत्र में हमारे जो आसपास के रहने वाले हैं, सभी वैज्ञानिक उनमें सम्मिलित होने चाहिए। उनकी अलग अलग राय होती है, उसके अलग अलग वाद विवाद होते हैं, अलग अलग चिंतन मनन करते हैं, उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सम्मेलन के क्षेत्र में सभी वैज्ञानिक उनमें सम्मिलित हो तो बहुत फायदा लाभ हमें मिलेगा।
क्योंकि उन्होंने उन अनुभवों को लिया है, उन्होंने उन अनुसंधान को देखा, उन्होंने अनुसंधान किया, उन्होंने आंकड़ों को इकट्ठे किया है और आंकड़ों को इकट्ठे कर उन्होंने निष्कर्ष निकाले और मूल्यांकन उसका किया है। इसलिए हमें सम्मेलन के क्षेत्र में वैज्ञानिकों को बुलाना चाहिए और बुला करके उनकी राय, चिंतन, मनन, उस वाद विवाद, उस प्रकरण पर, उस समस्या पर हमें लेनी चाहिए, ताकि हमें काफी लाभ कॉन्फ्रेंस के लाभ के अंतर्गत हम ले सकते हैं। इसलिए क्षेत्र के सभी स्थानीय विषय विशेषज्ञों को इसमें बुला करके हम कई प्रकार से लाभ के अंतर्गत जा सकते हैं। ये भी एक कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला है विशेषज्ञों, नवागंतुकों, अध्ययनरत छात्रों के मध्य सेतु का कार्य। और जो भी हमारा जो सम्मेलन है, जो भी कॉन्फ्रेंस है, वो विशेषज्ञों के लिए, विशेषज्ञ जो होते हैं उनके लिए भी नई ऊर्जा के साथ, नए ज्ञान के साथ और भी अच्छा जो ज्ञान है उनको मिले, ऐसे विशेषज्ञों के लिए भी हमें कॉन्फ्रेंस बहुत उपयोगी सिद्ध होती है कि नए नए आयाम, नए नए विषय जब उसके सामने आते हैं तो अपने चिंतन मनन वो करते हैं, तो विशेषज्ञ जो होते हैं वो अपने और राय के अनुसार और भी उसको आगे बढ़ा करके उसके समस्या का समाधान वो ढूंढ सकते हो। आने वाले जो नवीन विषय उनसे वो जुड़ सकते हैं और हमें उनका मार्गदर्शन मिल सकता है। ऐसे विशेषज्ञों को भी हमें बुला करके उनको लाभ की दृष्टि से देखें तो ये कई प्रकार से हमें विशेषज्ञों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। नवागंतुक जो नए लोग इनसे जुड़ रहे हैं, नए लोग जो आ रहे हैं, कई प्रकार से भाग लेते हैं, नवागंतुक होते हैं जो कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन में भाग लेते हैं, तो उनसे भी कई प्रकार से हमें जुड़ने का लाभ मिलता है, कई प्रकार से बातचीत या मौका मिलता है, कई प्रकार से हमें उनसे परिचय होता है। तो कई प्रकार से हम सम्मेलन की समस्या में जो भी हमने टॉपिक का चयन किया है या जो भी हमने प्रकरण लिया है, समस्या पर सम्मेलन का जो आयोजन किया है, उन नवागंतुकों को उस समस्या का पता चले, उनकी राय का हमें पता चले। ये भी उनसे मिलकर के हम सेतु का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। उनके मिलकर के हम आपस में जुड़ सकते हैं और उनसे कई प्रकार से हम जुड़ करके अपनी समस्याओं के सहयोग में योगदान ले सकते हैं। ये भी है। अध्ययनरत छात्राओं के मध्य सेतु का कार्य, और जो भी छात्र या छात्राएं अध्ययनरत है उनके मध्य में ये सेतु का कार्य करते कॉन्फ्रेंस, हम उनको जोड़े। कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम उनसे कई प्रकार के नए नवाचारों के द्वारा कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत सम्मेलन के साथ साथ उनको जोड़ सकते हैं, वो भी अपनी बात रख सकते हैं और विचार विमर्श दे सकते हैं। उन विचार विमर्श से चिंतन मनन के अनुसार हम भी उसमें उनका सहयोग ले सकते हैं। ये सारा जो कार्य है विशेषज्ञों, नवागंतुकों, अध्ययनरत छात्राओं के मध्य सेतु का कार्य हमारा सम्मेलन करता है, कॉन्फ्रेंस करता है। क्योंकि कॉन्फ्रेंस के अगर नहीं होगी तो हम किस प्रकार से उनसे जुड़ेंगे, किस प्रकार से हम उनसे आपस में सम्मेलन में वो भाग ले सकेंगे। इसलिए जुड़ने के लिए आपस में कॉन्फ्रेंस करना जरूरी हो जाता है। आपस में जोड़ करके उनकी राय हम ले सकते हैं, उनसे बात पूछ सकते हैं, उन समस्या पर चर्चा कर सकते हैं और चर्चा करने के बाद उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसलिए विषय विशेषज्ञों की राय, नवागंतुकों और अध्ययनरत छात्रों के मध्य ये सारा जो कार्य है वो सेतु का कार्य करता है और सेतु का कार्य हमें जो है वो आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए हमें ये भी लाभ के अंतर्गत माना गया है। अगला है पारस्परिक विचार विमर्श। इसमें पारस्परिक विचार विमर्श तर्क वितर्क द्वारा समस्याओं के प्रत्येक पक्ष का निरूपण किया जाता है। इसमें जो भी हमारे समस्या है उस पर पारस्परिक विचार विमर्श किया जाता है। आपस में विचार विमर्श करते हैं कि किस प्रकार से इसका समाधान निकाला जाए, कौन किस प्रकार की वो समस्या है, इस समस्या पर किस प्रकार से चिंतन किया जाए, चिंतन के साथ साथ किस प्रकार से विचार विमर्श किया जाए, किस प्रकार से तर्क वितर्क किया जाए। कई बार ऐसे होते हैं जिसमें तर्क वितर्क करके भी हमें कई प्रकार से सुविधाएं मिलती है, उस समस्या के समाधान तक हम पहुंचने का प्रयास करते हैं और समस्या के प्रत्येक पक्ष का निरूपण किया जाता है और गहनता जो चीज को देखा जाता है उसका समाधान किया जाता है और उसके बारे में चर्चा की जाती है। इसलिए पारस्परिक विचार विमर्श एवं तर्क वितर्क के द्वारा समस्या के प्रत्येक पक्ष का निरूपण करना भी एक लाभ कहलाता है। ये भी एक कई प्रकार से फायदेमंद है कि हम सम्मेलन का आयोजन करें और सम्मेलन के आयोजन में जो भी भाग ले रहे हैं उसमें हमें पारस्परिक विचार विमर्श करें, तर्क वितर्क करें और समस्या के प्रत्येक पक्ष का निरूपण करें। ये भी लाभ के अंतर्गत हमारा माना गया है। अगला है स्वतंत्र अध्ययन की अभिवृत्तियों का अध्ययन का विकास। इसमें स्वतंत्र अध्ययन अभिवृत्तियों का विकास किया जाता है क्योंकि हम
इसमें जो भी हमारी समस्या है उसका स्वतंत्र अध्ययन अभिव्यक्तियों का विकास कर सकते हैं और कई प्रकार से हम कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन के द्वारा इस प्रकार से अध्ययन करते हुए अभिव्यक्तियों का विकास कर सके। ऐसे जो फायदा के लिए हमें समय समय पर कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन, कई प्रकार से ये जो हमारे जो कार्य है जहाँ अनुसंधान के क्षेत्र में हम इन सारी चीजों की समस्याओं के समाधान करने के लिए सम्मेलन का आयोजन करते हैं, कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं, हमें करना चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, क्षेत्रीय स्तर पर हो, इन सारी चीजों पर हमें कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना चाहिए। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों को, विद्यार्थियों को, विशेषज्ञों को इसमें भाग लेकर के और सम्मेलन में भाग लेकर के अपने ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। ये सारा प्रयोग एक अच्छे ज्ञान के लिए, एक अध्यापक के लिए बहुत जरूरी है। अध्यापक का परम कार्य होता है कि जहां भी कोई सम्मेलन हो उसमें वो भाग लें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें, समस्या के समाधान करने का प्रयास करें। मैंने आपको ये वीडियो जो बनाई है बहुत ही अच्छे तरीके से, सहज तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप देखेंगे, इसको सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।